साथियों, आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट साथी पे जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि 2023 में वैकेंसीज का पिटारा जो है खुल चुका है। जैसे अभी कल रिसेंटली बिहार बजट पेश हुआ था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारी वैकेंसीज को जो है फुलफिल करने के लिए सरकार ने बजट में ये आश्वासन दिया है। तो उसी के लिए और उसी के तर्ज पे और भी एग्जामिनेशंस आपके 2023 में होने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल डेट एग्जामिनेशंस, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस इस बार होने वाले हैं। तो इसी श्रृंखला में हम लोग करेंट अफेयर्स का एक सेशन जो कि अब आपको रेगुलर मिलेगा मॉर्निंग आवर में, और जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। और ये इसका पूरा कंप्लीट पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा, और इसका डिस्कशन आपको रेगुलर यूट्यूब पे मॉर्निंग में एक सर्टेन टाइम पे आपको मिलता चला जाएगा। तो और हमारे स्टूडेंट साथी ऐप पे भी कोर्सेज लाइव है और डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए टेस्ट सीरीज एंड कोर्सेज, तो आप उसको भी जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो आइए बिना देर के हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि विच इंडियन चेस प्लेयर वॉन सिल्वर इन द वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप इन कजाकिस्तान। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने कजाकिस्तान में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी ने ये पदक जीता है। और यहाँ पे आपको कंप्लीट नोट्स भी होगा कि 35-year-old इंडियन चेस प्लेयर एंड फॉर्मर वर्ल्ड रैपिड चैंपियन कोनेरू हम्पी वॉन सिल्वर मेडल एट वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप, वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि करंट अफेयर्स से बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और इस बार बीपीएससी ने तो हद ही कर दिया कि करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चंस था थोड़ा मतलब अलग काइंड ऑफ था, एक सर्टेनिटी जो फॉलो होता था वो देखने को नहीं मिला। तो उसी तर्ज पे हम लोग पूरा कंप्लीट सेशन को और पूरे क्वेश्चंस के कलेक्शन को आपके सामने लेकर आए। इसमें ये तो हो गया आपका करेक्ट आंसर कोनेरू हम्पी, और इससे रिलेटेड एक और टॉपिक है कि 15 साल की एक लड़की ने जिसका नाम है सविता श्री, ठीक है, सविता श्री ने भी इसी चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप और ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप में सविता श्री जो कि 15 साल की एक लड़की है जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, ये एक आपका पॉइंट टू बी नोटेड है। इसका कंप्लीट नोट्स आप देख रहे होंगे, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको दिख रहा होगा। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं कि which union ministry launched a 5 prolonged energy efficiency plan to become carbon neutral by 2030? किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2030 तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 स्तरीय ऊर्जा दक्षता योजना शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ऑप्शंस में आपको मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। इसके नोट्स को एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो द यूनियन रेलवेज मिनिस्ट्री हैज रोल्ड आउट अ 5 pronged एनर्जी एफिशिएंसी प्लान टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2030। और ये पॉलिसी के अंदर में क्या है, 5 जो प्रोंग्ड एनर्जी एफिशिएंसी प्लान है उसमें क्या क्या है? तो एक है आपका सस्टेनेबल बिल्डिंग्स, दूसरा आपका क्लाउड बेस्ड डेटा मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट पोर्टल, थर्ड वन इज एनर्जी एफिशिएंसी इन इक्विपमेंट एंड अप्लायंसेज, द फोर्थ वन इज पावर क्वालिटी एंड रिस्टोरेशन, एंड द फिफ्थ वन इज कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अवेयरनेस। मतलब इसमें क्या क्या है, 5 स्तरीय जो दक्षता योजना है, 5 आयामी जो ऊर्जा दक्षता योजना है, इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखा गया है। क्वेश्चन डिस्गाइज करता है, क्वेश्चन जो है थोड़ा लेंदी हो सकता है, क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड भी हो सकता है एग्जाम्स में, इसीलिए हम लोग क्वेश्चंस के से जुड़े हुए जितने भी आयाम हैं, जितने भी डायमेंशंस हैं, हर क्वेश्चन से रिलेटेड उन सभी को देखेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे तो पढ़ लिया कि 2030 में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो है 2030 तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 स्तरीय ऊर्जा दक्षता योजना शुरू किया है। तो 5 स्तरीय ऊर्जा दक्षता योजना के अंतर्गत क्या क्या आता है वो भी जानना हम लोगों को जरूरी है। तो उसमें क्या है, तो स्थायी भवन, क्लाउड आधारित डेटा निगरानी और प्रबंधन पोर्टल जो कि आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और उपकरण और उपकरणों में ऊर्जा दक्षता जैसे 5 बिंदुओं पर केंद्रित है, बिजली की गुणवत्ता और बहाली, और क्षमता निर्माण और जागरूकता। तो ये जो है 5 आपके इसमें आयाम है, 5 डायमेंशंस है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, थर्ड वन, हु इज द हेड ऑफ द कमिटी सेटअप टू डिस्कस मेजर्स टू प्रोटेक्ट लद्दाख
कल्चर, लैंग्वेज एंड एम्प्लॉयमेंट, जो अभी हाल में चर्चा में भी रहा, जो लद्दाख के कल्चर और लैंग्वेज के प्रोटेक्शन के लिए जो अभी बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग जो हैं इसके लिए धरने पे भी बैठे हुए हैं। तो ये लद्दाख की संस्कृति, भाषा और रोजगार की रक्षा के लिए उपायों की चर्चा के लिए गठित समिति के प्रमुख कौन है? तो जामयांग शेरिंग नामयाल, जो कि एकमात्र आपके लद्दाख के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो हैं, या अमित शाह जी हैं, या नित्यानंद राय हैं, या आर के माथुर है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका नित्यानंद राय। ठीक है, नित्यानंद राय कौन है? तो नित्यानंद राय, जिसे हम लोग सभी को पता है कि आपको इस बॉडी के हेड हैं जो सेंटर ने बनाया है, जिसमें लद्दाख के भाषा और उसकी संस्कृति की रक्षा करना मुख्य उद्देश्य है। तो इसके अंदर में क्या है? तो द सेंटर हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ए हाई पावर्ड कमिटी टू डिस्कस मीजर्स टू प्रोटेक्ट लद्दाख्स यूनिक कल्चर, लैंग्वेज एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर इससे एक और क्वेश्चन निकल सकता है कि लद्दाख की बोली जाने वाली बोली क्या है, मतलब लद्दाख की लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज ऑफ लद्दाख क्या है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो लद्दाखी जो है वो लद्दाख की लैंग्वेज है। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ लद्दाख। तो इसके रक्षा हेतु जो है केंद्र सरकार ने एक टीम का गठन किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य लद्दाख के कल्चर को, उसके लैंग्वेज के, उसके एम्प्लॉयमेंट की रक्षा करना। इसमें 17 मेंबर्स की कमेटी है, सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि एमओएस है ये, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है नित्यानंद राय। नित्यानंद राय जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर होम अफेयर्स। ये 17 मेंबर की कमेटी है, जो कि चेयरमैनशिप किसकी है इसके अंदर में? तो नित्यानंद राय की है। और नित्यानंद राय कौन है? तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम अफेयर्स है। और इसके अंदर में क्या है? तो अदर मेंबर्स इसके अंदर में और कौन कौन से मेंबर है? चेयरमैन तो हम लोगों ने जान लिया नित्यानंद राय है, और वो प्रोमिनेंट लोग, वो इंपॉर्टेंट लोग जो इस पूरे कमिटी के अंदर में, वो कौन कौन है? तो आर के माथुर जी हैं, एमपी जो है जामयांग शेरिंग नामयाल, जिनका मैंने नाम लिया, और नॉमिनी ऑफिशियल्स ऑफ होम मिनिस्ट्री एंड अमंग अदर्स, अदर मिनिस्ट्रीज के इसमें ऑफिशियल्स होंगे। तो ये आपका यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि पॉलिटी से रिलेटेड है। तो केंद्र ने लद्दाख की अनूठी संस्कृति, भाषा और रोजगार की रक्षा के लिए उपायों पर चर्चा करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, और इसमें आपको जो जो नाम मैंने बताया वो सब इसमें शामिल है। इसी से एक और क्वेश्चन रिलेटेड है कि which article of Indian Constitution deals with the right to freedom of speech and expression, मतलब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो इसको तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि इसका करेक्ट आंसर आपका होगा आर्टिकल 19। ठीक है, आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 जो है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से संबंधित है। आर्टिकल 19(2) लिस्ट डाउन 8 ग्राउंड्स ऑन विच द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन बी रीजनेबली रिस्ट्रिक्टेड, मतलब 8 आधारों को सूचीबद्ध करता है जिन पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को यथोचित रूप से प्रबंधित किया जा सकता है। तो ये आपका एक इससे रिलेट करके क्वेश्चन बना। विच कंट्री ऑर्गेनाइज द 10th एडिशन ऑफ ढाका लिट फेस्ट DLF? तो ये लिट फेस्ट जो है किस चीज़ से संबंधित है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये लिटरेचर से संबंधित है, यानी कि साहित्य से संबंधित है। ठीक है, ढाका लिटरेचर फेस्टिवल DLF कौन सा कंट्री ऑर्गेनाइज कर रहा है 10th एडिशन ऑफ ढाका लिटरेचर फेस्टिवल? इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड। इसका करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, और 10th एडिशन ऑफ द ढाका लिटरेचर फेस्टिवल हैज रिसेंटली किक्ड ऑफ इन बांग्लादेश। द DLF इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल्स ऑफ बांग्लादेश। ये बांग्लादेश का ही मनाया जाने वाला फेस्टिवल है, जिसमें साहित्यकार लोग जो हैं अपनी भूमिका निभाते हैं। इसमें आप पढ़ सकते हो कि ओवर 500 लिटरेरी पर्सनैलिटीज इंक्लूडिंग नोबेल प्राइज विनर ऑफ लिटरेचर अब्दुल रजाक गुरना, फिल्म मेकर्स, आर्टिस्ट एंड पीपल फ्रॉम द फील्ड ऑफ साइंस आर पार्टिसिपेटिंग द इवेंट। मतलब इसमें मुख्यतः जो है साहित्यकार ही भाग लेते हैं, और ये कहाँ हो रहा है? तो बांग्लादेश में आपका हो रहा है ढाका लिटरेचर फेस्टिवल का 10वां संस्करण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंडिया US ट्रेड पॉलिसी फोरम मीटिंग इन 2023? इसमें कौन सा शहर शामिल होगा? तो ऑप्शन है आपके सामने, मुंबई, दिल्ली, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन। इसका आंसर होगा वाशिंगटन DC। ठीक है,
वाशिंगटन डीसी। अभी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी इसमें भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और विच कंट्रीज, ये हो चुका है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम मीटिंग इन 2023। करेक्ट आंसर होगा आपका वाशिंगटन डीसी। यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल इज विजिटिंग न्यूयॉर्क एंड वाशिंगटन डीसी टू पार्टिसिपेट इन यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम। ठीक है, ये आपका 4 साल के बाद, मतलब नवंबर 2021 के बाद ये हो रहा है। कोविड के कारण जो ये नहीं हो पाया था। और 12th टीपीएफ मिनिस्ट्रियल मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 23 नवंबर 2021। ये जो 12वां संस्करण इसका था वो हुआ था आपका 23 नवंबर 2021 में, वो न्यू दिल्ली में हुआ था। और इस बार जो है आपका कहाँ हो रहा है, तो वॉशिंगटन डीसी में हो रहा है। करेक्ट आंसर आपका होगा वॉशिंगटन डीसी। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड अ न्यू सिस्टम टू मेजर एंड ग्रेड हॉस्पिटल परफॉर्मेंस अंडर ABPMJAY। ABPMJAY क्या है, तो सबसे पहले तो ये भी जानना जरूरी है। तो ये है आपका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो किस संस्था ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अस्पताल के प्रदर्शन को मापने और ग्रेड देने के लिए एक नई प्रणाली, नई सिस्टम शुरू की है? किस संस्था ने की है? तो इसका आपका आंसर होगा करेक्ट NHA। इसका करेक्ट आंसर होगा NHA, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने ये शुरू किया है। ए न्यू सिस्टम टू मेजर एंड ग्रेड हॉस्पिटल परफॉर्मेंस अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये इस योजना के अंतर्गत नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है इस पूरे जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं उसके परफॉर्मेंस को मापने के लिए, उसके परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए एक नए सिस्टम का इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है। So the new initiative will introduce the concept of value-based care, where payment will be the outcome-based and providers will be rewarded according to the quality of the treatment delivered। मतलब जिस हिसाब की आप इलाज देते हो मरीजों को, उस आधार पे इसका पैरामीटर बेसिकली वही होगा कि आप किस आधार पे, किस तरीके से और क्या आपका इलाज करने का तरीका है, और उसी आधार पे जो है हॉस्पिटल्स को ग्रेडिंग मिलेगा। जैसे यूनिवर्सिटीज़ को हम लोग सुनते हैं कि NIAC जो है ग्रेडिंग प्रोवाइड करता है, उसी तरीके से हॉस्पिटल्स को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ये प्रोवाइड करेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इससे जुड़े हुए सभी तथ्यों को हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है, कुछ छूटेगा नहीं। सभी, जैसे मैंने शुरू में बताया कि सभी डायमेंशन, सभी आयामों की चर्चा पूरे सीरीज में की जाएगी। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इम्पोज्ड अ बैन ऑन प्लाइंग ऑफ BS3 पेट्रोल एंड BS4 डीजल 4 व्हीलर्स। ये BS3 BS4 हम लोगों ने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा जो है पॉल्यूशन में इनका बहुत अहम योगदान है, BS3 और BS4 डीजल 4 व्हीलर्स का। इसीलिए अभी हम लोग जो है इलेक्ट्रीकरण के दौर में है। मतलब हम लोग अपने सभी सेक्टर्स को मोबिलाइज कर रहे हैं, और स्पेशली ऑटोमोबाइल सेक्टर को, जिसमें हम लोग EVs का ट्रेंड अभी बहुत देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रेंड हम लोग बहुत देख रहे हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स भी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए काम कर रहा है। अभी सोनी पे एक शो आ रहा है जिसको आप लोग भी जानते होंगे, शार्क टैंक। ठीक है, जिसमें शार्क टैंक में हम लोगों ने देखा कि सबसे ज़्यादा फंडिंग जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर में काम करने वाले स्टार्टअप्स लेकर गए हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब यूथ का भी इस तरफ जो है रुझान है इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर में। तो किस राज्य, क्वेश्चन यहाँ पे यही पूछ रहा है कि किस राज्य, केंद्र, और ये सबसे पहले मैं बता दूं अस्थायी रूप से है, ये परमानेंट नहीं है, बल्कि ये टेम्प्रोरी रूप से इसको BS3 और BS4 डीजल 4 व्हीलर को इस पर प्रतिबंध किया गया है। ठीक है, तो किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल चौपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाया है? तो वो होगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली जो कि पॉल्यूशन में भी नंबर 1 पे है, उससे डील करने के लिए इस कदम को उठाया गया है। ठीक है, इसके नोट्स को हम लोग पढ़ते हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट अनाउंस्ड इम्पोजिशन ऑफ अ टेम्प्रोरी बैन। जैसे मैंने बताया कि अस्थायी रूप से है, स्थायी रूप से नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेम्प्रोरी बैन ऑन प्लाइंग ऑफ BS3 पेट्रोल एंड BS4 डीजल 4 व्हीलर्स इन द नेशनल कैपिटल। ये डिसीजन क्यों लिया गया भैया? तो डिसीजन इसलिए लिया गया क्योंकि वर्सनिंग एयर क्वालिटी, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिल्ली का, वो बहुत ही खराब संकेत दे रहा है, और इस कारण से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बहुत ही खराब हो चुका है, उस कारण से जो है इन तरह के ये जो भी ऑटोमोबाइल हैं इस पे अस्थायी रूप से
प्रतिबंध लगाया गया। आप यहाँ पे नोट्स में भी उस चीज को पढ़ सकते हैं जो मैंने आपको बताया। उसके बाद आते हैं, विच इंडियन सिटी टॉप द स्टार्टअप फंडिंग इन 2022 एज पर रिसेंट रिपोर्ट। इसमें आपके ऑप्शंस है चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई। इसका करेक्ट आंसर होगा जो आईटी कैपिटल है देश की, बेंगलुरु। ठीक है, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया जो है बेंगलुरु, उसने ये सबसे ज़्यादा फंडिंग अभी उठाई है। ठीक है, हाल की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस भारतीय शहर ने स्टार्टअप फंडिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो बेंगलोर है। बेंगलोर बेस्ड जितने भी स्टार्टअप्स हैं, बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप्स जितने भी हैं, सब ने जो है इस बार सबसे ज़्यादा फंडिंग 2022 में उठाया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, बैंगलोर। इसके नोट्स को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं फटाफट। अकॉर्डिंग टू डेटा प्रोवाइडेड बाय ट्रैक एक्शन, अ लीडिंग ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। ये ट्रैक एक्शन क्या है? एक लीडिंग ग्लोबल मार्केट और इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, प्रमुख वैश्विक बाजार खुफिया मंच हिंदी में बात करें तो है। उसके अनुसार जो है बेंगलुरु ने टॉप किया है स्टार्टअप फंडिंग चार्ट इन इंडिया। और कितना स्टार्टअप, टोटल अमाउंट कितना है अगर नंबर्स में बात किया जाए तो 10.8 बिलियन डॉलर्स है। ठीक है, 10.8 बिलियन यूएस डॉलर्स फंडिंग उठाया है बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप्स ने 2022 में। ठीक है, ये पैरेलल इकोनॉमी नहीं है, अब ये डायरेक्ट इकोनॉमी का हिस्सा हो चुके हैं जितने भी स्टार्टअप्स हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं सब बिलियन डॉलर वैल्यूएशन पे जा बैठे हैं और देश के जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी बहुत अहम योगदान है। एक और टर्म मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर दूं, यूनिकॉर्न कहा जाता है। ठीक है, बिलियन डॉलर वैल्यूएशन जिस स्टार्टअप का हो जाता है, 1 बिलियन डॉलर या उससे ज़्यादा, उसको हम लोग यूनिकॉर्न कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको यूनिकॉर्न कहा जाता है। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे बताया कि सभी डायमेंशंस की चर्चा यहाँ पे की जाएगी, तो हम लोग उसी चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं। एक प्रमुख वैश्विक बाजार खुफिया मंच ट्रैक एक्शन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार बेंगलुरु 2022 में 10.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ भारत में स्टार्टअप फंडिंग चार्ट में सबसे ऊपर है। इसके बाद किसका नंबर है? तो बहुत पीछे है, मतलब 10.5 से 3.9 कितना पीछे होता है? तो सेकंड नंबर पे आपका बंबई है जो कि 3.9 अमेरिकी डॉलर, और गुरुग्राम है जो कि 2.6 अमेरिकी डॉलर जो स्टार्टअप जिसने उठाया है टोटल। मतलब गुरुग्राम बेस्ड स्टार्टअप्स ने 2.6 बिलियन डॉलर और मुंबई बेस्ड स्टार्टअप्स ने 3.9 बिलियन डॉलर्स, और सबसे ज़्यादा 10.8 बिलियन डॉलर बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप्स ने। ठीक है, दिल्ली और चेन्नई में स्थित स्टार्टअप प्रत्येक 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त पोषण किया। इसके बाद पुणे का स्थान रहा। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो हम लोगों ने जान लिया, बेंगलोर, देन आफ्टर मुंबई एंड देन आफ्टर गुरुग्राम, और उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन की बात की जाए तो उसमें जो है शेयर कर रहा है दिल्ली और चेन्नई एक साथ, जिसने 1.2 बिलियन डॉलर का टोटल फंड उठाया है 2022 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। 10-10 क्वेश्चंस देखेंगे और 10-10 क्वेश्चंस के साथ साथ उसके सारे ऑप्शंस को भी हम लोगों ने देखा, सभी डायमेंशंस को भी देखा। कहीं से भी अगर क्वेश्चन आता है, आइदर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, तो उसको हम लोग आराम से कर सकें। एज पर अ रीसेंट डेटा विच 2 states were the top investment destinations in the country in 2021 और 2022। 2021-22 के हाल के आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में कौन से दो राज्य देश से कौन से दो राज्य, यहाँ देश गलत से आ गया, कौन से दो राज्य, देश के कौन से दो राज्य शीर्ष निवेश गंतव्य में है, गंतव्य थे? तो महाराष्ट्र एंड गुजरात, गुजरात एंड राजस्थान, कर्नाटक एंड उत्तर प्रदेश और गुजरात एंड तेलंगाना आर द ऑप्शंस। और इसका करेक्ट आंसर आपका होगा गुजरात एंड राजस्थान। ठीक है, गुजरात एंड राजस्थान। गुजरात और राजस्थान रिसेंट डेटा के अनुसार 2021-22 में गुजरात और राजस्थान ये दो राज्य हैं देश के जिसने शीर्ष निवेश गंतव्य थे। मतलब इन्वेस्टर्स की पहली, उसको क्या से कह सकते हैं, इन्वेस्टर्स की पहली पसंद थे आपके गुजरात और राजस्थान। अब इसमें हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या है। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE, CMIE कौन सी संस्था है? इसका एब्रीविएशन भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, है ना, CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी।
के एक डेटा के अनुसार गुजरात और राजस्थान निवेश के क्षेत्र में शीर्ष भारतीय राज्य हैं। दोनों राज्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों व्यवस्थाओं में निवेश आकर्षित करने में सफल रहे। मतलब घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, मतलब इंडिया के अंदर में भी निवेशकों की पहली पसंद, और अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर आ रहा है तो उसकी भी पहली पसंद आपके गुजरात और राजस्थान थे। 2021-22 के दौरान गुजरात के लिए 3.98 ट्रिलियन रुपए के नए निवेश की घोषणा की गई, जबकि राजस्थान के लिए 2.37 ट्रिलियन रुपए के नए निवेश को आकर्षित किया। तो ये था साथियों टोटल 10 क्वेश्चंस, जिसमें हम लोगों ने ओवरऑल सभी डायमेंशंस को खंगाला। और जैसा मैंने बताया कि अगर फैक्चुअल या कॉन्सेप्चुअल कैसा भी क्वेश्चन आए तो हम लोग आराम से डील कर सकें, उसी हिसाब से हम लोगों ने इस सेशन को बढ़ाया। आगे भी रेगुलर आपको ऐसे सेशंस मिलते रहेंगे। इसका इंटायर नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। और हमारे चैनल के साथ जुड़ के ये पूरे सेशंस का जो हम लोग अब रेगुलर चलाएंगे उसका लाभ उठा सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।